नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे भारत दाल की, जहां पर अब मूंग भी यहां पर शामिल किया गया है चने के बाद। आपको याद दिला दें, भारत दाल में पहले चना था, फिर भारत आटा आया और अब मूंग दाल भी यहां पर इंक्लूड की गई है। क्या है इसके मायने फॉर इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर आज दूसरे दिन लगातार तेजी देखने को मिली है। ओपेक और आईईए दोनों ही रिपोर्ट्स ये मानती हैं कि आने वाला साल यानी कि 2024 में आप ग्लोबल कंजम्पशन ग्रोथ बनता हुआ देखेंगे। क्या है ये आंकड़े और प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, इस पर भी होगी बात। साथ ही बात करेंगे यहां पर मसालों की, जहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहां पर अब जारी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा, स्टार एग्री के को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुड़ेंगे हमारे साथ अमित अग्रवाल, एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया एंड कुमरजी ग्रुप के रवि देवरा भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। शुरुआत यहां पर एग्री कमोडिटीज के साथ कर लेते हैं, क्योंकि काफी उठापटक यहां पर देखने को मिली है। रवि, कैसे देखते हैं आप सबसे पहले मसालों के प्राइसेस? डेफिनेटली काफी वॉलेटिलिटी एग्रीकल्चर बास्केट में देखने को मिले। एंड पर्टिकुलर आज का सेशन देखें तो आज काफी टाइम के बाद ऐसा एक सेशन है जहां पे बहुत रेंज में मोमेंटम है। बट यस, वॉलेटिलिटी अभी भी इनटेक है, क्योंकि इन बिटवीन जो अनसीजनल रेनफॉल हुआ उसके बाद में थोड़ी सप्लाई को लेके चिंताएं थी, थोड़ी मार्केट को फोकस रहा कि आगे कितना वो नुकसान होगा। बट हालांकि अभी जिस हिसाब से रिपोर्ट है, इतना ज्यादा कोई चिंता रही नहीं। एंड पर्टिकुलर इस हिसाब से प्राइसेस में देखें तो एक टैपिड मोमेंटम है। गुआर कॉम्प्लेक्स एक पूरी रेंज में फंसा है, वहां पे डिमांड भी लैकलस्टर है, सप्लाई भी ऐसी सिचुएशन है, तो वहां पे एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। स्पाइसेस पैक काफी एक्टिव है। स्पाइसेस पैक में नए न्यूज पे है, मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी जीरा में आ रहा है नेक्स्ट वीक से, तो मार्केट का पूरा ट्रैक्शन स्पाइसेस पैक पे बना हुआ है। आई थिंक ये बात करें कॉटन कॉम्प्लेक्स के, इंटरनेशनल मार्केट में बॉटम बन चुका है और चाइनीज डिमांड को लेके फिर से मार्केट अभी वेट कर रहा है। एंड आगे जाके अगर जिस हिसाब से लूनार के बाद एक अच्छी चाइना की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट से बनने की उम्मीद है, तो ये जो तीनों पैक एक्टिव है हमारे बास्केट में, तो वहां पे वैसे कोई ना कोई रीजन से वोलेटिलिटी है। हालांकि मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस अभी भी फ्लेवर में है। एंड वहां पे देखें तो टर्मरिक की बात करें और धनिया की बात करें, वहां पे थोड़ा ट्रैक्शन होगा। और ड्यू टू इलेक्शन आई थिंक वीट है, साथ में राइस है, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज है, शुगर है, इसमें प्राइसेस में काफी टैक मींस के एक रेस्टिव मोमेंटम है, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल पॉजिटिव है। बट यस, गवर्नमेंट का रेगुलर जो इंटरवेंशन है, इस हिसाब से प्राइसेस में कुछ उछाल नहीं है। पल्सेस पैक में भी सेम रीजन के हिसाब से हाई लेवल से प्राइसेस में एक अच्छी रिकवरी है। तो ये पूरे पैक की जो हमने चर्चा की, बट मुझे लग रहा है कि ये मंथ में फिर से एक रिकवरी है, आपको टर्मरिक एंड धनिया में लौट सकती है। एंड मेरा मानना है कि 8,000 तक धनिया एंड टर्मरिक भी फिर से जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो 16,000 तक के लेवल अप्रोच कर सकता है। एब्सोल्युटली। मसालों में जिस तरह के फंडामेंटल्स रहे हैं, सपोर्ट रही है, अच्छी खासी करेक्शन के बाद एक यहाँ पर बॉटम या बेस फाइंड करने की कोशिश। लेकिन बड़ी खबर क्लियरली यही है कि सरकार जो यहाँ पर मुहिम चला रही है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना बढ़े। हमने देखा सरकार को यहाँ पर सब्सिडाइज रेट्स पे पहले चना, भारत दाल के नाम पे, उसके बाद गेहूं, प्याज और अब इसमें मूंग ऐड करने की बात भी की जा रही है। सुनील बलदेवा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार। ऑफ कोर्स नेफेड के पास यहाँ पर जो स्टॉक होना चाहिए, बफर स्टॉक होना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। और सुना ये जा रहा है कि 15 रुपए प्रति किलो के डिस्काउंट से अब यहाँ पर मूंग दाल हम रिटेल्स में देखेंगे उसको सरकार की तरफ से। कैसे देखते हैं आप ये स्टेप और कितना फायदा इसका कंज्यूमर्स को आता हुआ देखते हैं? मनीषा जी, पहले हमने देखा कि चना सरकार के पास काफी ज्यादा था और चना सरकार सब्सिडाइज रेट में स्टेट को देके और वेरियस स्कीम में बंटवा रही थी। लेकिन अभी मूंग सरकार के पास चूंकि 5 लाख टन के करीबन है और सरकार काफी काफी टाइम से इसको बेचने का, ओपन मार्केट में बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये एमएसपी से काफी नीचे जो है इसकी बिड्स आ रही है। तो सरकार ने ये डिसीजन लिया कि इसको भी एक सब्सिडाइज स्कीम के तरह ही इसको बेचा जाए। और ये भी एक आगे आप आने वाले दिनों में ये भी देखेंगी कि जैसे मसूर भी सरकार के पास 5 लाख टन हो चुकी है, और यदि फसल ठीक रहती है आने वाले दिनों में और मसूर का यदि प्रोक्योरमेंट, देसी मसूर का प्रोक्योरमेंट भी यदि सरकार को अच्छा हो जाता है, तो आप ये देखेंगे कि मसूर भी कुछ स्टेट में, जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में और
आप देखें कि बंगाल हुआ, असम हुआ, मणिपुर हुआ, उधर जो है मसूर दाल पे जहां पे ज्यादा डिमांड रहती है वहां पे सरकार जो है मसूर दाल भी भारत दाल में देने की कोशिश करेगी। तो जो सरकार के पास ज्यादा माल होगा, जिसको सरकार आसानी से सप्लाई कर सकती है, और जो स्टेट में जिस दाल की डिमांड होगी सरकार अब उसकी तरफ जा रही है। और भारत दाल जैसा पीएम प्रधानमंत्री जी ने बोल भी चुके हैं कि आगे आने वाले 5 साल में हम गरीबों को पोषण देते रहेंगे, खाने पीने का सामान जो देते रहेंगे, उसमें दाल डेफिनेटली सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये सारे प्रोटीन को यही कवर करती है। तो मुझे लगता है कि हर दाल को सरकार जो भी उसके पास स्टॉक होगा उसको वो सरकार जो है भारत दाल के द्वारा बांटेगी। पॉइंट टेकन। सुनील जी, एक और चीज, जैसे आपने कहा कि मूंग है सरकार के पास तो वो बेचने की कोशिश हो रही है, मसूर हम जानते हैं ऑलरेडी एमएसपी के नीचे यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है, तो स्टेक होल्डर्स के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? किसानों के लिहाज से, इंडस्ट्री के तौर पर, कंज्यूमर्स के लिए तो ऑफकोर्स अच्छी खबर है ही। जैसा आपने बोला कंज्यूमर के तौर पे अच्छी खबर है ही, लेकिन इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी है, क्योंकि दाल कन्वर्ट करके सरकार दे रही है तो मिलों को काम मिल रहा है। हाँ, इसमें एक ट्रेडर, होलसेलर और रिटेल की बात करें तो उनको जरूर नुकसान होता है, क्योंकि वो जो उनको दाल बेचनी होती है वो सरकार के द्वारा बिक जाती है, तो उनका एक पोर्शन जो है कम हो जाता है। लेकिन मिलों को कोई नुकसान नहीं है, इंपोर्टर को कोई नुकसान नहीं है, और कंज्यूमर को कोई नुकसान नहीं है। व्यापारियों को जरूर इससे इफेक्ट हमने देखा है कि आई है। पिछले दिनों में हमने देखा कि चना दाल की बिल्कुल भी डिमांड ओपन मार्केट में नहीं थी, क्योंकि भारत दाल जब 60 रुपए बिक रही थी तो उसके लिए चना जो है 52 चाहिए। यदि मिल को उसका कंपटीशन में जाना है भारत दाल के बराबर, तो मिलों को चना 52 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन चना 52 रुपया मिलों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बेसन या फिर चना दाल जो है मिल ओपन मार्केट में नहीं बेच पा रही है, और सरकार की जो है वो चना बिक रही है। ऐसे ही अब मसूर में हो जाएगा। मसूर में ओपन मार्केट में रेट ज्यादा रहेंगे, और सरकार सब्सिडी में ज्यादा सब्सिडी के द्वारा बेचेगी, तो मूंग दाल में भी मिलें जरूर चलेगी, लेकिन ट्रेडर इसको कंपटीशन में नहीं बेच पाएंगे। सुनील जी, क्विकली एक राय आपकी प्राइसेस पर भी। ऑलरेडी डोमेस्टिक सप्लाईज को इंप्रूव करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, फिर चाहे वो ये मूंग दाल की खबर क्यों ना हो या येलो पीस के इंपोर्ट की, लेकिन क्या एक्सपेक्ट करें कि एज वी एंटर न्यू ईयर प्राइसेस और सॉफ्टन हो सकते हैं, कंसिडरिंग नया हार्वेस्ट भी आना शुरू होगा तूर का, उड़द का, प्लस सरकार ये कदम उठाई रही है, प्राइसेस को लेकर राय क्या है यहाँ से? मैं जब भी आपके चैनल में आया हूं मैंने ये बोला है कि दीपावली तक प्राइस ठीक रहेंगे। दीपावली के बाद जो हरी सब्जियां आने लगती है मार्केट में, तो दालों का कंजम्पशन कम हो जाता है, और दिसंबर में और 26 जनवरी तक दालों के भाव जो है सॉफ्ट रहेंगे। 26 जनवरी के बाद यदि हम मूंग और मसूर और चने की बात करें, तो मसूर और चना आने वाली फसल पे डिपेंड करेगा, कैसा मौसम रहता है, कैसा उसका यील्ड आता है। जहां तक आपने तुअर की बात करी, तुअर आज रेडी के भाव यदि 102 है, तो फरवरी और मार्च के तुअर के भाव 95 है, क्योंकि हमारे देश की फसल भी आ चुकी है, और बाहर से इंपोर्ट जो है बर्मा से, वो भी फरवरी भाव ऑनवर्ड चालू हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में उड़द और तुअर की बात करें तो वो सॉफ्ट, उसके प्राइस जो है नीचे की तरफ जाते दिखाई देंगे। मसूर और चना के प्राइस नई फसल पे डिपेंड करेंगे। मटर चूंकि सरकार ने खोल दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि मटर 45 और 50 के बीच में ट्रेड करती रहेगी। जहां तक मूंग की बात है, मूंग हमारे यहाँ पूरे साल में चार फसल आती है, तो हर फसल पे कैसा प्रोडक्शन रहता है उसके हिसाब से देखना होगा। सरकार के पास 5 लाख टन मूंग है, तो मूंग में कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं। तो जहां तक शॉर्ट में पूछेंगे, 1 महीने तक मुझे लगता है कि काफी इसमें प्राइस नीचे की तरफ जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि डिमांड आने पे थोड़े प्राइस जो है धीरे धीरे बढ़े। तो सुनील जी, आप ये कह रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी में तो दालों के भाव यहाँ से ऊपर जाने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या हम बॉटम बनता हुआ देख चुके हैं? मुझे लगता है चने का बॉटम अभी और दिखाई देगा, क्योंकि 22 तारीख से 29 तारीख के बीच में एक बारिश भी है, जिसको हम मावठा कहते हैं। उसमें आने वाली फसल पे बड़ा फायदा होगा, जो न केवल चने पे होगा, चना, मसूर और गेहूं तीनों फसलों पे अच्छा फायदा होगा, क्योंकि राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र की काफी एरिया को ये बारिश जो है कवर कर सकती है। तो मुझे लगता है इन तीनों चीजों पे अभी बॉटम बनना बाकी है, और 15 जनवरी के आसपास या 15 जनवरी से पहले कभी भी इसका बॉटम बन सकता है।
यानी कि और गिरावट दालों के भावों में देखने को मिल सकती है। 15 जनवरी तक यहाँ पर एक बॉटम बनता हुआ नजर आएगा और जैसे सुनील जी कह रहे हैं कि जनवरी एंड के बाद यहाँ पर फिर कैसा मौसम है, कैसी आवक है, कैसी डिमांड है, उस पर भाव यहाँ पर निर्भर करेंगे। सुनील जी बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और दालों पर वो डिटेल में बात भी करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और काफी कुछ यहाँ पर हम देखते हैं जब हम क्रेडिट फाइनेंस, पोस्ट हार्वेस्ट और जिस तरह की फसल है, इन सब के बीच में वेयर हाउसिंग एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नजरिया होता है। स्टार एग्री के को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमित अग्रवाल अब हमारे साथ हैं। अमित नमस्कार, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर जुड़ने के लिए। क्लियरली मौसम एक बड़ी चीज है, किस तरह की फसल आने वाली है, बफर स्टॉक कैसा रहता है, प्रोक्योरमेंट क्या है, क्रेडिट फाइनेंस क्या है, वेयर हाउसिंग में क्या डेवलपमेंट है, काफी कुछ है जो आप एज अ कंपनी देखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप मुड़कर पीछे 2023 को देखते हैं जहां पर काफी सारी चीजों के साथ हमने डील किया है, किस तरह से सबसे पहले तो ओवरऑल सेक्टर ने परफॉर्म किया? देखिए, ओवरऑल सेक्टर ने 2023 में काफी अच्छा परफॉर्म करा। वेयर हाउसिंग सेक्टर, कमोडिटी फाइनेंसिंग सेक्टर ने, और प्रोसेसिंग सेक्टर की वजह से मतलब इस सेक्टर को काफी बूस्ट मिला। और सरकार की काफी अच्छी नीतियां रही जिससे प्रोसेसिंग सेक्टर एक मुनाफे में आया। जब प्रोसेसिंग सेक्टर मुनाफे में आता है तो हमारे जैसे वेयर हाउसिंग कंपनीज का भी एक तरह से एक पॉजिटिव साइड होता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा स्टॉक करते हैं। प्लस जो सबसे बड़ी बात देखने में आई कि अब फार्मर बहुत एम्पावर होता जा रहा है, फार्मर और एफपीओस। तो अब जैसे फार्मर डायरेक्ट वेयर हाउस पे आके स्टॉक करता है, कमोडिटी फाइनेंस बैंक से डायरेक्ट लेता है, तो कहीं ना कहीं एक एम्पावरमेंट वाली एक चीज चल रही है फार्मर के लिए, के पक्ष में जा रहा है ये सारा जो सेगमेंट है वो उस तरह से। आप अगर आप नंबर्स दे सकें हमें अमित, तो कैसे देखते हैं आप यहाँ पर क्रेडिट फाइनेंसिंग की ग्रोथ, वेयर हाउसिंग में जो जिस तरह का इन्वेस्टमेंट्स हमने आते हुए देखी हैं, कैसे बड़ी हैं वो नंबर्स यहाँ पर? पूरे देश में लगातार वेयर हाउस बन रहे हैं, साइंटिफिक वेयर हाउस बन रहे हैं। पहले ये जो वेयर हाउस का डेवलपमेंट था सिर्फ बड़े शहरों तक था, अब मैं देख रहा हूँ कि गांव-गांव में वेयर हाउस बन रहे हैं। और अब जैसे फार्मर्स और एफपीओस ये लोग काफी वेयर हाउस बना रहे हैं, और जैसे हमारी ऐसी कंपनी स्टार एग्री उन वेयर हाउस को मैनेज अच्छा कर पा रही है। क्रेडिट ग्रोथ देखिए, कमोडिटी फाइनेंसिंग अगर आप देखें, देश का उत्पादन लगभग 7 से 8 लाख करोड़ है, और कमोडिटी फाइनेंसिंग का जो मार्केट है वो 40 से 50 हजार करोड़ है। तो बहुत बड़ा एक ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये सेगमेंट 1 से 1.5 लाख करोड़ का मतलब क्रेडिट का अपॉर्चुनिटी रहेगा फाइनेंस करने का अगेंस्ट क्रॉप्स। तो ये इतना बड़ा एक मतलब अगले 2-3 सालों में हम देखेंगे यहाँ से काफी ग्रोथ है। तो पिछले 10 साल में एक बुनियादी ढांचा तैयार हुआ। अब नेक्स्ट 10 ईयर्स उस बुनियादी ढांचे के ऊपर टेक्नोलॉजी के माध्यम से फार्मर को का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, इस पे काफी काम हो रहा है। क्विकली अमित जी, एक चीज और, स्मॉल फार्मर्स का कितना पार्टिसिपेशन रहा है अगर हम ई मंडीज की बात करें, वेयर हाउसिंग की बात करें, और कितना पार्टिसिपेशन यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड देख रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बेयर करता है? देखिए, 12 करोड़ फार्मर्स हैं जिसमें 80% फार्मर लगभग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। और अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो मतलब 100% जो है फार्मर्स अब ई मंडी के माध्यम से अपना माल बेच रहे हैं। जितनी भी राज्य सरकार हैं उन्होंने ई मंडी स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं, जिसमें प्रोक्योरमेंट सेंटर सेटअप हो रहे हैं और डायरेक्ट फार्मर आके अपना माल वहाँ पे बेच सकता है। और ये जो मार्केट का जो नया एक ई मंडी का कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडिशनल मंडी है उनको कोई मतलब खतरा है, बल्कि वहाँ के व्यापारी भी उसमें पार्टिसिपेट बड़ी मात्रा में बड़े उसमें उससे कर रहे हैं। और ये जो मंडीज हैं, ई मंडीज हैं, इसमें अगर फार्मर को माल जैसे सही भाव नहीं मिल पाता है तो इस प्रोक्योरमेंट सेंटर पे वो स्टोर कर लेता है, स्टोर करके इजी फाइनेंस वो ले सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए उसको ऑप्शंस बहुत मिल गए इसकी वजह से, ई मंडी की वजह से, जो कि पहले अवेलेबल नहीं थे। तो बैंक्स भी अब सेफली उसका फाइनेंस कर पा रहे हैं। और प्लस ये आप वो अपना माल अगर बेचना है, रोक के बेचना है, तो वो भी उसको रोक के बेच पा रहा है, और प्राइस का मतलब 15 से 20% का बेनिफिट वो उठा पा रहा है। तो बहुत बेइंतहा ज़रूरी काम यहाँ पर किया जा रहा है। अमित, अगर आपके नंबर्स भी देखें तो 1 लाख किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, 800 वेयर हाउसेज हैं, 16 राज्यों में आप एज ऑफ नाउ मौजूद हैं। 2023 जैसे आपने कहा अच्छा खासा ग्रोथ का साल भी रहा है, 2024 को लेकर किस तरह का आउटलुक है? तो देखिए, क्रॉप जो है बम्पर आ रही है, मानसून बहुत अच्छा साथ दे रहा है, प्लस सरकार की नीतियां काफी अच्छी हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने वाली हैं।
तो अब मुझे कोई ऐसा 2024 में ऐसे इस तरह का कोई भी एक तरह का नकारात्मक वाला रुख नहीं नजर आता, बल्कि सकारात्मक ही नजर आता है। अभी जो खरीफ क्रॉप गई है इसका प्रोडक्शन काफी अच्छा गया है। अभी रबी की जो सोइंग चल रही है वो बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग के थ्रू जैसे हम काफी फार्म को मैप कर रहे हैं, एक एक फार्मलैंड को मैप कर रहे हैं, और हम ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या प्रेडिक्शन होने वाला है। तो एज पर अवर प्रेडिक्शन, एज पर अवर स्टडी कि नेक्स्ट ईयर मतलब जो रबी क्रॉप है ये काफी बम्पर होने वाली है। स्पेशली मस्टर्ड की जैसे सोइंग बहुत अच्छी चल रही है, जो डेटा बता रहे हैं, सैटेलाइट डेटा बता रहे हैं कि मस्टर्ड का क्रॉप काफी अच्छा होगा। और इसके अलावा वीट का प्रोडक्शन बम्पर आने वाला है। तो और चने में भी अच्छी क्या नाम से सोइंग हुई है। 2-3 महीने बाद हम देखेंगे जब फरवरी में एमपी का चना कटेगा तो काफी बड़ा एक आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो चारों तरफ सकारात्मकता का माहौल है और प्रोडक्शन बम्पर होगा, रबी का अनुमान मेरा ये है। तो अमित, आप कह रहे हैं सरसों, गेहूं, चना सभी तरफ आपकी यहाँ पर नजर है। अगर फाइनेंसिंग की बात करें और आप जिस तरह की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं उसकी बात करें तो 2024 में वहां से क्या एक्सपेक्टेशन है? इन्वेस्टमेंट देखिए, एग्रीटेक कंपनीज में काफी इन्वेस्टमेंट होते रहे हैं पिछले 3-4 साल में, और अब जो है जैसे कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं, और एग्रीटेक में जब साथ में ये एक पर्पस ड्रिवन बिजनेस है और प्लस प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए पूरे स्टार्टअप सेक्टर में सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव एग्रीटेक ही रहने वाला है नेक्स्ट 2024 के अंदर। इसमें इसका कारण एक तो इमेंस ग्रोथ है, और इंडिया पूरा फार्म जो है डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बातें हो रही है, प्लस क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी की बातें हो रही है। तो उस माहौल में इन्वेस्टर कम्युनिटी को लगता है कि जो बेस्ट कंपनीज है, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं और जो ग्रोथ दे रही है, जिनका ग्रोथ पे फोकस है, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो इस तरह के स्टार्टअप इंडिया में बहुत है, और एग्री स्टार्टअप्स, तो एग्री पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में मुझे लगता है कि एग्री स्टार्टअप विल बी द विनर इन 2024। अमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो बहुत ही डिटेल हमें पूरे सेक्टर के बारे में देने के लिए। आशा है आपसे फिर यहाँ पर बात होगी, स्पेशली बजट के आसपास, ताकि हम जान सकें कि वहां से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे स्ट्रैटेजीज की। नॉन एग्रो स्पेस में अच्छा खासी उठापटक है, कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंडअप, फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। धर्मेश भाटिया, रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं। पहले बात कर लेते हैं सोने चांदी की, जहां पर एक बड़े इवेंट के बाद स्पेशली गोल्ड स्ट्रेंथ दिखाने के बाद सस्टेन कर रहा है उन लेवल्स के आसपास। धर्मेश, एक बड़ा इवेंट, उसका आउटकम, उसके एक्सपेक्टेशंस अब सामने हैं, अब क्या व्यू है इन लेवल से गोल्ड पर? देखिए, अगर आप सोने की बात करें, सोने में काफी अच्छी तेजी देखने मिली और एक ही दिनों में $60 की तेजी आ चुकी है प्राइस में। बट अराउंड करंट लेवल पे 62,500 मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा। एक तो वीकेंड भी है और 15 तारीख के बाद यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट काफी सुस्त हो जाता है। तो मैं स्पेक्युलेटर्स को रेकमेंड करूंगा कि आप करंट लेवल पे भी, यानी 62,450 या 500 के लेवल पे आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। ₹100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डाउन साइड अराउंड 62,100, 62,150 के लेवल आपको 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में मिल सकते हैं। तो इसमें काफी ओवरबॉट पोजीशन में है और मुझे नहीं लगता है मार्केट ये लेवल पे सस्टेन कर सकता है, क्योंकि आगे जाके अगर यूरो और स्टर्लिंग अगर तेजी दिखाए और डॉलर ने वीकनेस दिखाए, तब जाके यहाँ पे तेजी आएगी। बाकी सारे जो फिज है, सारे न्यूज है, वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं प्राइस में। सिमिलर स्ट्रैटेजी सिल्वर पर भी रहेगी धर्मेश? डेफिनेटली चांदी भी सोने को फॉलो करेगी, बट चांदी में देखिए तो मार्केट ऑन एन एवरेज एक ही 65-75,000 के इर्द गिर्द मार्केट सस्टेन कर रहा है। बहरहाल सोना लाइफ टाइम हाई पे है, बट चांदी $30 के भी आंकड़े ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो करंट लेवल पे मैं बिकवाली की सलाह दूंगा 75,000 पे। स्टॉप लॉस रहेगा ₹500 का, 75,500 का। इमीडिएट टारगेट इसका रह सकता है 74,250 का। ये इंट्राडे या 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए है। मार्केट में इतनी तेजी है नहीं अभी, काफी जो वॉलेटिलिटी थी वो आ चुकी है, प्राइस सस्टेन हो चुका है, न्यूज डिस्काउंट हो चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। यहाँ पर चांदी में और देखने को मिल सकती है अच्छी खासी तेजी के बाद थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग। यहाँ पर बात अब मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर तेजी बरकरार है, और ये हफ्ता शायद पहला है 2-3 महीने में जहां पर पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। कॉपर 4 महीने के हाईज पर है, डॉलर इंडेक्स 4 महीने के लोज पे है, जिसका पूरा फायदा है। कैसे देखते हैं आप रवि, अगर कोई टॉपिक यहाँ पर मेटल्स पे हो?
जरूर से काफी अच्छी रिकवरी थी एंड कल सेकंड हाफ में जब चाइना ने कुछ मॉर्गेज लोन को लेके अपने रेगुलेशन ईज किए उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी कल मेटल्स में देखने को मिली थी। अदरवाइज मॉर्निंग में देखे तो इतना ज्यादा पॉलिसी का ट्रैक्शन था नहीं। मुझे लग रहा है कि चाइना वुड बी अ मेजर फैक्टर कि आज सुबह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा अच्छा है बट रिटेल सेल्स नीचे है, मींस की डिमांड वहां पे लैकलस्टर है, इससे आपसे तेजी टिक नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा। हालांकि कॉपर जहां पे रियली वेयरहाउसिंग इन्वेंटरीज का कंसर्न चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एंड आई थिंक कि वहां ही बाय करना चाहिए। 724 के करीब एक बार बाय करें 724 के करीब। डाउन साइड जो स्टॉप लॉस है वो 717 717 लगा है। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 735 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वहीं जिंक में भी मेरा मानना है कि ये कमोडिटी पूरे साल अंडर परफॉर्म किए, एक साल में 17% माइनस है एंड पर्टिकुलर अगर चाइना रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज आते हैं यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकता है। ये 221.50 के करीब ये कमोडिटी को बाय करे, 218 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म का कॉल रखे, 228 से 230 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके चलिए, तो कॉपर और जिंक ये दो ट्रेड्स आप बेस मेटल से ले सकते हैं जहां पर खरीदारी की सलाह है। 735 तक जा सकता है कॉपर, ये रवि का व्यू है। लेकिन चलिए इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।